हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की एक प्यारी सी सीरीज की, जिसमें हम सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर सीएससी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए जीएस की इस श्रृंखला में सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पॉलिटी के लगभग सभी पक्षों को संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम उनका अध्ययन करेंगे। जो आज का हमारा सेशन होगा वो होगा बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हमारा जो विषय है वो है पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। ठीक है, बेसिकली पॉलिटी क्या होता है। देखिए, तीन वर्ड होते हैं, पॉलिटी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो अध्ययन करते हैं हम एक विषय वस्तु के रूप में करते हैं। एक विषय के रूप में हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं। और पॉलिटिक्स होती है राज्य की गतिविधियाँ, जबकि जो पॉलिटी जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट होता है। यदि हम वेन डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये है आपका पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस। ठीक है, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये कह सकते हैं हम कि ये क्या है, ये है पॉलिटी। यानी इस पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं हम, ना कि पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, चलिए दूसरी बात राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज यानी शासन, राज यानी शासन। ठीक है, शासन। हम अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, हमारे देश में कौन सा शासन है, तो हमारे देश में शासन है विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन। वर्तमान में हमारे देश में विधि का शासन है। ठीक है, देखिए विधि का शासन होना और विधि होना अलग अलग बात है। दुनिया में जितने भी देश हैं सभी में विधि है, प्रत्येक देश में विधि है, किंतु प्रत्येक देश में विधि का शासन नहीं है। हर देश में विधि है, चाहे यदि आप प्राचीन काल में भी देखोगे, ठीक है, या राजतंत्र में देखोगे, तो राजतंत्र में जब आप देखोगे तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो राजा लोग होते थे वे क्या करते थे, अपने लिए विधि बनाते थे, वे भी विधि का निर्माण करते थे, किंतु वहाँ पर विधि का शासन नहीं था। वहाँ पर किसका शासन था, वहाँ पर व्यक्ति का शासन था। वहाँ पर व्यक्ति का शासन था। सत्ताएं किसके हाथ में थी, तो व्यक्ति विशेष के हाथ में थी, और जो कि तानाशाह या निरंकुश हो सकती थी। अर्थात वहाँ पर व्यक्ति के जो अधिकार थे उनका हनन हो सकता था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विधि और विधि का शासन होने में अंतर है। ठीक है, देखिए शासन भी दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, एक नैतिक रूप में और दूसरा विधि के माध्यम से। नैतिक रूप में कैसे, लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, अपने कर्तव्यों को समझे। एक शासन तो इस प्रकार का हो सकता है जो कि दुनिया में ना के बराबर है। दूसरा है विधि का शासन, यानी इसमें क्या होता है, इसमें विधि सर्वोच्च होती है। इसमें एक लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जिसके माध्यम से समाज को और सरकार को नियंत्रित रूप से संचालित किया जाता है। इसे कहते हैं हम विधि का शासन। ठीक है, चलिए बेसिकली हम विधि के शासन की जो परिभाषा है वो अच्छे से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, यानी जब हम पढ़ेंगे भाग 3 में मूल अधिकार। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर विधि का शासन होता है वहाँ पर कुछ बातें विशेष होती है। क्या होती है, जो वहाँ पर सरकार होती है, सरकार कैसी होती है, सरकार होती है जी सीमित। ठीक है, यानी सरकार पर कुछ सीमाएं लगा दी जाती है। कैसे लगा दी जाती है सीमाएं, तो देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमारे संविधान में सीमाएं क्यों लगाई जाती है, पहले देखिए सीमाएं इसलिए लगाई जाती है जिससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सके। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, भाग 3 में व्यक्ति के जो अधिकार थे उन्हें स्थापित किया, जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। और उन मूल अधिकारों के माध्यम से सरकार को सीमित कर दिया है।
ठीक है, यानी अगर विधि का शासन है तो सरकार की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, और व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। कहाँ पर, जहाँ पर विधि का शासन होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, इतना परिचय मात्र लेने के पश्चात हमारे यहाँ विधि किस रूप में स्थापित है, तो हमारे यहाँ विधि की सर्वोच्चता है, यानी हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ विधि का शासन है, और किस रूप में, संविधान के रूप में है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब जानते हैं सरकार क्या है। सरकार क्या है, आखिर ये जो शब्द निकल कर आया, ठीक है, जो सरकार शब्द निकल कर आया, ये आखिर ये क्या है, यानी सरकार क्या है। ठीक है, सरकार क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम जानेंगे सरकार क्या है। ठीक है, तो सरकार क्या है, सरकार क्या है, सरकार राज्य की ऐसी एजेंसी है, ऐसी संस्था है जो कि राज्य के उद्देश्यों और आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पूर्ति करती है। क्या करती है जी, पूर्ति करती है। यानी सरकार क्या है, बेसिकली सरकार क्या है, तो सरकार एक ऐसी संस्था है जो कि राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसकी समस्याओं का समाधान करती है और राज्य के विकास में सहायक होती है। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आई, फिर राज्य क्या होता है। ठीक है, राज्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए राज्य क्या होता है, बेसिकली राज्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर आपको सरकार भी समझ में आ जाएगी सरकार क्या होती है। ठीक है, पहले जानते हैं राज्य क्या है। ठीक है, चलिए देखिए राज्य क्या है, राज्य, ठीक है, बेसिकली राज्य जो होता है, हम दो रूपे में राज्य को जानते हैं। ठीक है, एक व्यवहारिक रूप में और दूसरा सैद्धांतिक रूप में। व्यवहारिक रूप में हम राज्य शासन किससे लगाते हैं, तो व्यवहारिक रूप में हमारे लिए जो राज्य होता है वो ऐसे होता है जिस प्रकार भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, गोवा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि। ठीक है, यानी हम व्यवहारिक रूप में राज्य राज्य नाम से इन सब को जानते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप में राज्य की परिभाषा इससे अलग होती है। और इसी के साथ साथ हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो अलग है, जो हम यहाँ पर बताएंगे वो अलग है। ठीक है, और एक ये होती है व्यवहारिक रूप में। ठीक है, यानी राज्य क्या होता है, किस रूप में, सैद्धांतिक रूप में। ठीक है, यानी यहाँ पर राज्य का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राज्य का क्या अर्थ है, यहाँ पर राज्य का अर्थ है कि भूपटल पर स्थित कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, भूपटल पर स्थित यानी हमारी भूमि पर, हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, स्थित कोई भी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी क्या, जिसका ठीक है कोई निश्चित भूभाग हो। एक बात, दूसरी बात, कोई निश्चित भूभाग हो। दूसरी बात, इस पर जनसंख्या निवासरत हो,
तीसरी बात, और क्या होगा राज्य में, अब देखिए आप, कोई निश्चित भूभाग हो प्लस उस पर जनसंख्या निवासरत हो। अब यदि जनसंख्या किसी भूमि पर रहेगी या कहीं पर भी लोग रहेंगे तो लोगों की कुछ आवश्यकताएं होंगी, जैसे भोजन, कपड़ा, पानी, बिजली, ठीक है, अनेकों आवश्यकताएं होती है, अनेकों आवश्यकताएं होती है, ठीक है। और आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ समस्याएं भी होंगी, ठीक है, जिनके समाधान के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं, यानी एक संस्था होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए जिसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, ठीक है। यानी एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या निवासरत होनी चाहिए, और इनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक ही राज्य की परिभाषा की पूर्ति नहीं होती, और कहाँ होती है, और किसे कहते हैं राज्य, तो देखिए इसी के साथ साथ ये जो सरकार है ये क्या होनी चाहिए, ये अपने आप में स्वयं में क्या होना चाहिए, संप्रभु, इसके अंतर्गत संप्रभुता होनी चाहिए, यानी निर्णय की अंतिम शक्ति इसके पास होनी चाहिए, ठीक है, निर्णय की अंतिम शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये था राज्य, ठीक है। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 या आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, वहाँ पर देश शब्द का यूज नहीं किया गया है, हमारे संविधान में देश शब्द का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। किस शब्द का यूज किया गया है, तो राज्य शब्द का यूज किया गया है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है। यानी जो ये इस पर राज्य क्या होगा, जिसका कोई निश्चित भूभाग हो, जिस पर जनसंख्या निवासरत हो, और एक संस्था हो जो इस जनसंख्या की आवश्यकताओं की या समस्याओं की पूर्ति कर सके या उसका समाधान कर सके, और ये अपने आप में क्या होनी चाहिए, स्वयं में संप्रभु होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि राज्य की तो स्वयं की आवश्यकता, राज्य क्या है, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, ठीक है, उसे मूर्त रूप कौन प्रदान करेगा, तो वहां की जनसंख्या प्रदान करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया राज्य, ठीक है। अब राज्य हो गया, सरकार हो गया, अब हम जानेंगे सरकार के कार्य, ठीक है। अब जानते हैं हम सरकार के कार्य, ठीक है। यानी हमने देख लिया कि राज्य की जो व्यवस्था चलाई जाएगी, ठीक है, राज्य की जो व्यवस्था चलाई जाएगी वो किसके माध्यम से चलाई जाएगी, वो सरकार के माध्यम से चलाई जाएगी। यानी मेन रूप क्या है राज्य का, ठीक है, राज्य के की व्यवस्था के संचालन के लिए, राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए, ठीक है, मेन रूप क्या है, तो वो है सरकार, ठीक है। किसे पकड़ेंगे हम, सरकार को। अब हम देखते हैं सरकार के जो है, सरकार के कार्य क्या है, तो देखिए मेन रूप से सरकार के 3 कार्य हैं, यानी हम सरकार के 3 कार्यों को मोटे तौर पर या मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग, ठीक है। तो देखिए सरकार का क्या काम है, पहला काम है कानून बनाना, क्या कार्य है जी, कानून बनाना, ठीक है। और क्या काम है सरकार का, कानून को लागू करना, ठीक है, लागू करना, और न्याय करना, न्याय करना, ठीक है। यानी सरकार के कार्यों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय करना। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या सरकार केवल और केवल कानून ही बनाती है, सरकार तो और कार्य भी करती है, जैसे सरकार आदेश जारी करती है, अधिसूचना जारी करती है, अध्यादेश जारी करती है, सरकार तो ऐसे अनेकों काम करती है। सरकार तो नोटिफिकेशन भी जारी करती है, जब आपके एग्जाम की कोई डेट आती है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आती है, सरकार तो नोटिफिकेशन भी जारी करती है। फिर हमने कानून को ही क्यों लिखा है, देखिए कानून क्यों लिखा है, क्योंकि कानून के अंतर्गत ये सब समाहित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कानून क्या है, कानून एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, कहते नहीं हमारे जो है बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ठीक है। यानी कानून के अंतर्गत सब कुछ समाहित हो जाता है,
अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमने 3 ही भागों में क्यों डिवाइड किया, 3 ही पार्ट क्यों बनाए, हम तो 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते थे। तो इसका उत्तर होगा कि 3 भागों में ही सरकार के लगभग समस्त कार्य, ठीक है, सरकार के लगभग समस्त कार्य इन 3 भागों में ही समाहित हो जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए सरकार का कार्य क्या बताया, कानून बनाना, कानून को लागू बनाना और न्याय करना। अब कौन करेगा ये कार्य, इसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए, इसके लिए भी तो कोई संस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए जो संस्थाएं निर्मित की गई, इसके लिए जो संस्थाएं निर्मित की गई वे क्या है, देखिए जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम रखा गया विधायिका। विधायिका, विधायिका यानी लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर। दूसरा, कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहा गया, यानी कानून को जो लागू करने वाली संस्था है उस संस्था को कहा गया क्या, कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और जो न्याय करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया, उसे कहते हैं हम न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी। विधायिका जिसका काम क्या होगा, कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम क्या होगा, कानून को लागू करना, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका जिसका काम क्या होगा, न्याय करना। क्यों, देखिए यदि हमने राज्य की समस्याओं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, जिससे वो आवश्यकताएं या उनकी जो समस्याएं थी उनकी पूर्ति अच्छे से की जा सके, ठीक है, तो हमने कानून बना दिए, कानून बना दिए। अब उस कानून को उनके ऊपर अप्लाई भी तो करना होगा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सहज रूप से मान जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका विरोध करेंगे, ठीक है, तो उसमें समस्या भी उत्पन्न होगी। ठीक है, उसे लागू करने के लिए हमने संस्था बनाई कार्यपालिका। अब उसमें जो समस्या उत्पन्न होगी, हो सकता है कि सरकार से गलती हो गई हो, कानून को निर्मित करने में सरकार से गलती हो गई हो, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए, उसकी समस्या के समाधान के लिए तीसरी जो संस्था निर्मित की गई उसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं अपनी एक एक संस्था के बारे में। देखिए जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का आगे चलकर 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी कार्यपालिका, एक राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और कार्यपालिका, और दूसरी है आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। अब देखिए जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो आखिर क्या होती है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, यानी जो कार्यपालिका है 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई। पहले देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या कह देंगे इसे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसमें आता कौन है, तो इसके अंतर्गत आती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद का मतलब क्या है, पीएम प्लस मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह। ठीक है, पीएम प्लस मंत्रियों का समूह ये आते हैं। ठीक है, तो ये इनका चुनाव कैसे होता है आखिर। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है, यानी ये चुनाव कैसे होता है। ठीक है, ये चुने कैसे जाते हैं, तो इनका निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है, एक बात। दूसरी बात, योग्यता क्या होती है, योग्यता क्या होती है, तो कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं होती। ठीक है, कोई योग्यता नहीं होती। ठीक है,
केवल और केवल एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक आयु और भारत का नागरिक होना, एक निश्चित आयु होना, ठीक है, और भारत का नागरिक होना, केवल और केवल ये योग्यता रखी गई है, ठीक है। यानी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती कि भाई इतना पढ़ा हुआ होगा तभी आप मंत्री पद के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल होता है इनका अनिश्चित, यानी इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोकसभा का चुनाव करवाते हैं तो हम लोकसभा चुनते हैं, हम मंत्रियों में मतलब हम प्रधानमंत्रियों को नहीं चुनते, हम किसे चुनते हैं, हम लोकसभा को चुनते हैं। हम चुनाव किसका कराते हैं, हम लोकसभा का चुनाव कराते हैं, ठीक है। हम लोकसभा चुनते हैं 5 वर्ष के लिए। हो सकता है सरकार इन 5 वर्षों के अंदर बहुमत खो दे, और यदि बहुमत खोती है, ठीक है, और विपक्षी दल बहुमत प्राप्त कर ले तो सरकार यानी प्रधानमंत्री बदल जाएगा, यानी सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं, लेकिन लोकसभा कितने वर्ष के लिए रहेगी, लोकसभा 5 वर्ष के लिए रहेगी, ठीक है। इसे विस्तार से हम जानेंगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से जानेंगे इसे, ठीक है। मंत्रिपरिषद को भी बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर हमने नॉर्मल सा परिचय लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसे ही हम संकुचित अर्थों में, ठीक है, अर्थों में क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, ठीक है। फिर ये क्या था, इसे व्यापक अर्थों में सरकार कहते हैं, अर्थों में सरकार कहते हैं। कैसे ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई सरकार के बारे में जिक्र करे, ठीक है, या सरकार की आलोचना करे, ठीक है, तो आपके मन में डायरेक्टली ये वाली सरकार आएगी, ठीक है, आपके मन में डायरेक्टली प्रधानमंत्री आएगा, जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, वो आएगी। यानी आप हमेशा किस चीज़ को इमेजिन करोगे, तो सरकार के इस रूप को, ठीक है, ना कि उसके इस रूप को आप इमेजिन करोगे। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत न्यायपालिका भी है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका भी है, इसके अंतर्गत विधायिका भी है, ठीक है। तो आप किस चीज़ को इमेजिन करोगे, आप इमेजिन करोगे इसे, ठीक है। तो संकुचित अर्थों वाली सरकार कौन सी होगी, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये क्या करती है, ये कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। कहाँ पर बनाती है, ठीक है, तो विधायिका में, ठीक है। जैसे हमारी विधायिका का क्या नाम है, तो उसका नाम है संसद, ठीक है। ये क्या करती है, ये कानून निर्माण करती है, ठीक है। अब जब कानून बनकर तैयार हो गया, कानून निर्माण कर दिया, ठीक है, तो उसे लागू करवाने का काम कौन करती है, तो उसका काम करती है प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है जी। कौन करती है, प्रशासनिक कार्यपालिका, जस्ट वेट, प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। अब जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इसके अंतर्गत आखिर आता कौन है, तो इसके अंतर्गत आता है कौन, सिविल सेवकों का समूह, ठीक है। कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है सिविल सेवकों का समूह, ठीक है। अब सिविल सेवकों का समूह इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनका चुनाव कैसा होता है, ठीक है, यानी ये कैसे चुने जाते हैं, तो इनका निर्वाचन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है, एक विशेष योग्यता के तहत इनकी नियुक्ति होती है। जैसे अनिवार्य रूप से आपके पास आप ग्रेजुएशन पास होने ही चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एग्जाम की 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स, जिसके 2 फेज हैं, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, ठीक है। 3 फेज से गुजरना होगा, ठीक है, यानी एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका करती है, यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका की गतिविधि है, उसे कहते हैं हम शासन, उसे क्या कहते हैं हम, शासन। और जो प्रशासनिक कार्यपालिका की जो गतिविधियां होती है, इसे कहते हैं हम प्रशासन,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है बेसिकली यूपीपीसीएस 2021 में, ठीक है। और जो ये मैंने इससे पहले राज्य की जो परिभाषा बताई थी उसमें भी क्वेश्चन बना हुआ है, शायद यूपीएससी में बना हुआ है, ठीक है। राज्य की परिभाषा को लेकर यूपीएससी 2018 या 19 के पेपर में है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो ये बात हुई सरकार के 3 रूपों की। अब जो न्यायपालिका है, न्याय करना, न्यायपालिका, इसके अंतर्गत हम किसे किसे देखेंगे? तो इसके अंतर्गत हम बेसिकली मोटे तौर पर, ठीक है, क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम किसे देखेंगे? इसके अंतर्गत हम देखेंगे संसद, ठीक है, यानी केंद्र के लिए संसद को देखेंगे और राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यानी हमने सरकार के बारे में जान लिया, सरकार के और सरकार के जो रूप हैं, ठीक है, उनके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं आखिर संविधान क्या है, ठीक है। मोटा मोटा सा जानेंगे संविधान के बारे में और इसके पश्चात हम जब पढ़ने की प्रोसेस में आएंगे, यानी आगे की क्लासों में हम धीरे धीरे संविधान के प्रत्येक पक्ष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो संविधान का ऐतिहासिक विकास है वो हम सबसे अंत में लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जानते हैं हम संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं संविधान के बारे में, आखिर संविधान क्या है, ठीक है, ठीक है। विधि के शासन के अंतर्गत, ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया, ठीक है, क्या है तो संविधान क्या है? तो विधि, ठीक है, विधि, या हम कह सकते हैं कि देश का, ठीक है, क्या है? सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज, ठीक है, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। यानी हमारे देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है क्या? कौन है? तो संविधान है। हमारे देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज किसे कहते हैं हम? तो संविधान को, ठीक है, कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ठीक है, आखिर संविधान क्या करता है? ठीक है, आखिर संविधान क्या करता है? क्योंकि ये क्या है? देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है, ठीक है। तो ये करता क्या है बेसिकली? तो देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होने के साथ साथ ये सरकार के, किसके? सरकार के क्या? गठन, संरचना और कार्यों के, ठीक है, कार्यों के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ और क्या करते हैं संविधान? और सरकार के ऊपर या सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताता है तथा सरकार के ऊपर सीमाएं भी आरोपित करता है या सीमाएं भी लगाता है। अब कैसे करता है? देखिए, सरकार के गठन, संरचना और कार्यों के बारे में वर्णन करता है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मेट भी मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका, ठीक है, फिर हम देखेंगे आपकी विधायिका, फिर न्यायपालिका, ठीक है। यानी हम इसके गठन, संरचना और कार्यों के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो लिखा है कि सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताता है,
तो कैसे बताता है कि सरकार की ड्यूटी क्या है सरकार के कर्तव्य, ठीक है, तो कैसे बताता है? तो इसके लिए हमारे संविधान में क्या जोड़े गए हैं? हमारे संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? डीपीएसपी, जो कि सरकार को उसके कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि भाई आपके ये कर्तव्य है नागरिकों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, ठीक है, आपके ये कर्तव्य है। ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं आपको डीपीएसपी। डीपीएसपी गवर्नमेंट को उसके कर्तव्य के बारे में बताते हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट निरंकुश ना हो जाए, अपना तानाशाही रूप धारण ना कर ले, या व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना कर ले, व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना कर ले। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए हमारे संविधान में, ठीक है, सरकार के ऊपर सीमाएं लगाने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है? तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, मूल अधिकार बनाए गए हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार बनाए गए हैं, जो कि सरकार के ऊपर क्या करते हैं? अंकुश लगाने का काम करते हैं। सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का काम करते हैं और सरकार को बताते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इन नागरिकों के ये अधिकार हैं, इनकी पूर्ति करना, ठीक है। यानी आप जो कानून निर्मित करोगे, ठीक है, क्योंकि आप किस लिए हो? सरकार किस लिए है? सरकार है राज्य की आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का भाग 3 में ये बताया गया है कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ठीक है, क्या नहीं करेगी। यानी सरकार के डूज और डोंट का वर्णन कौन कर रहा है? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स क्या बता रहे गवर्नमेंट को? बताते हैं कि आप कोई भी नियम बनाओ, कोई भी कानून बनाओ, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स का यानी नागरिकों के या व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो, क्यों? क्योंकि आप किसके लिए हो? आप नागरिकों या व्यक्तियों के लिए हो, देश के नागरिकों के लिए या व्यक्तियों के लिए हो। और यदि आप ऐसा करते हो तो न्यायालय, ठीक है, सरकार की जो तीसरी संस्था थी न्याय करने का, जिसका काम था न्यायालय, आर्टिकल 13(2) के तहत आपके कानून की, आपके आदेश की, आपके अध्यादेश की, या आप जो संविधान संशोधन करोगे, ठीक है, उनकी, ठीक है, क्या कर सकता है? उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से और बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन? बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है, जब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के दौरान, ठीक है, क्या होता है हमारा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर और, ठीक है, ये सब। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, जो हमारा मूल संविधान है और जो हमारा वर्तमान संविधान है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बेसिक सी बात और करते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा मूल संविधान, ठीक है, और वर्तमान संविधान, ठीक है। ये हो गए आपके भाग यानी पार्ट, ये हो गया आपके अनुच्छेद, ठीक है, और ये हो गया आपकी अनुसूची, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, मूल संविधान में आखिर कितने भाग थे? मूल संविधान में थे 22 भाग, जो कि वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25, ठीक है। 395 अनुच्छेद, वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 470 के लगभग, ठीक है। अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में? 8, वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 12। कितनी हो चुकी है? 12, ठीक है। यानी
22 भाग है, 25 वर्तमान में हो चुके थे, जो मूल संविधान में 22 थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं, 470 है, ठीक है। और अनुसूची 8 थी, जो कि अब 12 हो चुकी है, ठीक है। बेसिकली देखिए, जो हमारे संविधान सभा में, ठीक है, हमारे संविधान सभा में, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया, और प्रस्ताव के बाद जो 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949 को हमने जिस संविधान को एक्सेप्ट करा, जिस संविधान को एक्सेप्ट करा, उस संविधान को हमने चैप्टराइज करा और 22 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया, 22 चैप्टरों में बांट दिया, ठीक है। उस संविधान को, उस पूरी डिबेट को हमने क्या करा, ठीक है, चैप्टराइज करके 22 भाग बना दिए। और इन 22 भागों के अंतर्गत 395 आर्टिकल बना दिए, अनुच्छेद बना दिए, प्रावधान बना दिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 3 में हमने क्या रखा, व्यक्तियों के अधिकारों को रखा, और उसके अंतर्गत हमने अलग अलग जो प्रोविजंस थे भाग 3 के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर, जो अलग अलग प्रोविजंस थे उन्हें अलग अलग आर्टिकल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमने अलग आर्टिकल में डिवाइड कर दिया, समता का अधिकार हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार गरिमामय जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। मतलब कहने का आशय क्या है, हमने भाग बनाए और फिर संविधान के उन भागों में भी हमने क्या कर दिया, उन्हें आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, देख ले, बेसिकली आर्टिकल में क्यों रखा, क्योंकि जो अनुच्छेद होते हैं ये स्वयं में अपने आप में, ठीक है, प्राथमिक होते हैं। यानी हमारे देश का यदि क्वेश्चन आ गया कि हमारे देश का प्राथमिक कानून क्या है, ठीक है, तो क्या है, संविधान है, ठीक है। अनुच्छेद जो होते हैं प्राथमिक होते हैं, ठीक है, और ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, ठीक है, तो मार्कर क्या है, अपने आप में एक क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है, अपने आप में एक आर्टिकल है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं ये इसकी कैप और ये सब कुछ, ठीक है, ये सब क्या है, इस मार्कर के ये क्या है, ये अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग धाराएं हैं, जिन्हें हम धाराएं कहते हैं, इसी प्रकार, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग सेक्शन है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, ये आर्टिकल है, अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। जैसे धारा 307 हुई, ठीक है, धारा 302 हुई, ये अपने आप में क्या होती है, ये अपने आप में सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये पूर्ण नहीं होते, लेकिन आर्टिकल स्वयं में क्या होता है, आर्टिकल स्वयं में पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण होता है। इसलिए इसे क्या रखा गया, इसका नाम आर्टिकल, यानी जो अपने आप में क्या था, पूर्ण था, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची। देखिए, हमारे संविधान में भाग 1 में, ठीक है, कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब क्वेश्चन होगा कि किन राज्यों का संघ है, आखिर वे राज्य कौन कौन से हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए संविधान में प्रथम अनुसूची ऐड की गई, यानी उनकी लिस्टिंग कर दी गई। अनु का मतलब क्या है, अनु क्या है, ठीक है, अनु इस सूची की विशेषता को बता रहा, ठीक है। यानी हमने क्या करा, संविधान के जो भाग थे उसके अंतर्गत जिन विषयों का प्रोविजंस किया गया था, हमने क्या करा, उनके विस्तार के लिए उनकी क्या कर दी, लिस्टिंग कर दी। यानी हमने कहा कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। किन किन राज्यों का संघ है, हमने अनुसूची 1 में रख दिए। जिन जिन राज्यों का संघ है हमने क्या करा, उन राज्यों को अनुसूची 1 में रख दिए, ठीक है। और जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर क्या है, सरकार डिवाइड है, कैसे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, 2 रूपों में, वैसे 3 रूप में स्थानीय सरकार, जो कि बाद में बनी 1992 में, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो सरकार का राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इनके बीच, ठीक है, राज्य की सरकार क्या काम करेगी, केंद्र की सरकार क्या काम करेगी, तो इनके बीच जिन विषयों पर कार्य करेगी उन विषयों का भी बंटवारा करना था। तो हमने क्या किया, इन विषयों का बंटवारा करके अलग अलग अनुसूची में, ठीक है, अलग अलग सूची बनाई, ठीक है। क्या करना, संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां जोड़ दी। कौन कौन सी जो सूची, ठीक है, तो राज्य सूची, ठीक है, जिस पर राज्य कानून बनाएगा, ठीक है, दूसरी केंद्र सूची, और तीसरी क्या थी, समवर्ती सूची। एक पर राज्य कानून बनाएगा, एक पर जो है
केंद्र कानून बनाएगा, और तीसरी पर समवर्ती सूची, इस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता किसकी होगी ये हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के दौरान हम इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या थी, ये अनुसूचियाँ थी, ठीक है। इसी प्रकार हमने और अनुसूची भी ऐड की, जैसे अगर मैं बात करूं 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में, ठीक है। 5वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत हमने 10 राज्यों को रखा, जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई। 10 राज्य थे, कौन कौन से थे, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। यानी इस प्रकार के हमने 10 राज्यों को उसके अंतर्गत रखा। कहने का आशय है कि लिस्टिंग करी, ठीक है, और इन लिस्टिंग करने के क्रम में हमने क्या करा, अनुसूची बनाई और उन अनुसूची में महत्वपूर्ण विषयों को स्थान दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी अनुसूचियाँ, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स अध्ययन था। अब हम जानते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किस विषय पर होगी। बेसिकली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है, वो किस विषय पर होगी, यानी वो होगी, जैसे हमने पढ़ा है सरकार के 3 रूप, ठीक है। सरकार, ठीक है, सरकार के हमने 3 कार्य पढ़े, कौन कौन से, ठीक है, या हमने 3 संस्थाएं पढ़ी, कौन कौन सी, एक थी विधायिका, ठीक है, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, विधायिका, विधायिका में राज्य की विधायिका, ठीक है, राज्य की विधायिका और केंद्र की या संघ की विधायिका। राज्य की विधायिका क्या है, विधानमंडल, और केंद्र की क्या है, संसद, ठीक है। इसी प्रकार कार्यपालिका केंद्र की और राज्य की, ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका या संघ की, ठीक है। बेसिकली संविधान में संघ नामक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। इसी प्रकार न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका भी, ठीक है। न्यायपालिका को बेसिकली हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि इसका स्वरूप कैसा है, एकीकृत है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा जो अध्ययन का विषय होगा नेक्स्ट क्लास में वो होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका भी कौन सी, तो संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। सेकंड क्लास का जो हमारा मैटर होगा वो होगा संघ की कार्यपालिका। और इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आते हैं बेसिकली कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और कौन आता है, उपराष्ट्रपति, और कौन आता है जी संघ की कार्यपालिका में, प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है, और मंत्री परिषद, और इसके बाद क्या आता है जी आपका, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ठीक है। यानी हम सबसे पहले फिनिश करेंगे अपनी क्या, संघ की कार्यपालिका। पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और फिर भारत का महान्यायवादी। इसी के साथ साथ जैसे हमारी संघ की कार्यपालिका खत्म होगी, हम संघ की जो विधायिका है यानी संसद है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये खत्म हो जाएगी फिर हम आप कहाँ पर चलेंगे, फिर हम राज्य की कार्यपालिका पर चलेंगे, और राज्य की कार्यपालिका समाप्त करने के पश्चात फिर ऐसे ही किसकी, राज्य का विधानमंडल या राज्य की विधायिका पढ़ेंगे, और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका के सभी स्वरूपों को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पश्चात हम देखेंगे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन, स्थानीय सरकारें और निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि आदि आदि। और अंतिम रूप से हम क्या पढ़ेंगे, अंत में पढ़ेंगे हम जो संविधान का जो दार्शनिक पार्ट है या हम फिलोसफिकल पार्ट है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि संविधान का जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे संविधान की उद्देशिका हुई यानी प्रियम्बल, जिसे प्रस्तावना भी कह देते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात मूल अधिकार हुए, डीपीएसपी हुए, ये हम पढ़ेंगे सबसे अंत में। और जाते जाते हम पढ़ेंगे संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। क्योंकि जब हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे ना, ये सब कुछ उसमें समाहित कर लेंगे, ठीक है, तो
जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा उससे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो स्ट्रक्चर है इस माध्यम से हम बहुत आसानी से अपनी पॉलिटी को, ठीक है, माइंड पे प्रेशर दिए बिना क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।